नमस्कार प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे थे आपके द्विवेदी युग की। और द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं कि साथियों हम क्या पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। और आपको पता है कि यहाँ से एक प्रश्न हर बार जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। साथियों अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले हमने द्विवेदी युग के अंदर क्या क्या पढ़ा था, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आपका 5 मिनट लूंगी, लेकिन आपको एक बार जो है रिकवर हो जाना चाहिए पहले का कंटेंट हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, हमने द्विवेदी युग के अंदर उनकी विशेषताएं देखी थी। इतनी वर्तात्मकता, जो है आदर्शवादी प्रबल राष्ट्रता की भावना थी। और अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी उसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण था, नारी के प्रति सम्मान की भावना थी। और अगर हम बात करते हैं तो पद्य एवं गद्य दोनों में जो है खड़ी बोली का विशेष महत्व इसमें दिया गया था, किसमें, आपके द्विवेदी युग की विशेषता में, है ना। और अगर मैं बात करती हूँ तो भाषा सुधार पर इसमें बल दिया गया था, समाज सुधार की भावना थी। और साथियों इनकी महत्वपूर्ण विशेषता और क्या क्या है, इसमें व्याकरण की शुद्धता पर जोर दिया गया था। और आपको पता है कि ये वाला जो प्रश्न है आपके यूजीसी नेट में जरूर पूछा गया था पहले, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करती हूँ इनकी और हमने क्या क्या विशेषताएं पढ़ी थी, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जो थी इसके अंदर, और मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, वर्ण विशेष क्षेत्र का इसमें जो है विशेष रूप से विस्तार हुआ था, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का इसमें विरोध हुआ था। तो साथियों इस प्रकार से हमने जो है लगभग बहुत सारी जो है इनकी विशेषताएं देखी थी। और आशा करती हूँ कि अगर आपके विशेषताओं में से संबंधित प्रश्न आए, तो ये मेरी जो है मैं कह सकती हूँ कि 99% आपका अगर विशेषताओं में से प्रश्न आया, तो मेरे नोट्स में से आपका प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग लगभग मैंने 25 विशेषताएं आपको लिखवाई थी, किसमें, आपके द्विवेदी युग में। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि हमने कौन कौन से द्विवेदी युग के कवियों को पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लिया था बिल्कुल कंप्लीटली। उनकी हमने रचनाएं देखी थी, जिसमें मौलिक रचनाएं थी, अनुदित रचनाएं थी, उनकी गद्य और पद्य दोनों, ठीक है, गद्य और काव्य, है ना। दोनों रचनाएं हमने देखी थी बिल्कुल डीपली से, हमने जो है आपके किसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लिया था। और आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो है एक जो है उनकी एक कविता है, कौन सी है कविते, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1900 ईस्वी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पहले प्रश्न पूछा गया है, तो फिर से आपको जो है ध्यान रखना है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हमने सत्यनारायण कविरत्न को पढ़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके कवि हैं रामचरित उपाध्याय। और मैंने कहा था आपके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी वेरी वेरी मोस्ट है, हर बार वहां से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आपके मुकुटधर पांडे थोड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है बिल्कुल। लोचन प्रसाद पांडे पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था रूपनारायण पांडे जी को। और उसके बाद अगले कवि हमने पढ़े थे कौन से साथियों, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी को, जो कि आपके वो भी बिल्कुल मोस्ट है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करती हूँ तो आपके श्रीधर पाठक जी को हमने पढ़ा था, और मैंने कहा था कि ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न आने के चांस आपके जो है 80% रहते हैं, क्योंकि ये भी आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। हमने इनकी रचनाएं देखी थी, कौन कौन सी, किसकी, श्रीधर पाठक जी की, जिसमें आपकी रचनाएं थी, अनुदित रचनाएं थी, गडरी और दार्शनिक थी, जिसका जो है प्रकाशन वर्ष या फिर सन था 1885 ईस्वी। एकांतवासी योग्य रचना थी उनकी, उजड़ग्राम थी, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी था। और हमने इनकी रचनाएं देखी थी, श्रांत पथिक देखी थी, इजाबेला देखी थी। और अगर मैं बात करती हूँ इनकी मौलिक रचनाएं भी हमने देखी थी, जिसमें आपकी बहुत सारी रचनाएं थी। मौलिक में सबसे एक महत्वपूर्ण थी गुणवंत हेमंत, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष था 1900 ईस्वी। कौन सी, गुणवंत हेमंत, बिल्कुल ये आपको जो है एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, जो कि आपकी महत्वपूर्ण थी। श्रीधर पाठक जी की रचना कौन सी, गुणवंत हेमंत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। खड़ी बोली में रचित ये प्रथम कविता थी, कौन सी, गुणवंत हेमंत, ठीक है। उसके बाद आपके एक महत्वपूर्ण कवि थे, कौन से, रामनरेश त्रिपाठी जी। यहाँ से भी आपके जो है कम से कम 70 से 80% प्रश्न आने का चांस बना रहता है एग्जाम में, क्योंकि आपके ये महत्वपूर्ण कवि हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हमने इससे जस्ट पहले वाली कक्षा में हमने देखा था बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को, हमने जो है बिल्कुल डीपली से पढ़ा था। आपको पता है कि हम एक एक कवि को बिल्कुल डीप से पढ़ रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं जाए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, तो आप लोगों को भी जो है अपने लिए मेहनत करनी है, और अपने जो है भविष्य को उज्जवल बनाना है, ठीक है। तो साथियों हमने बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को भी जो है बिल्कुल डीपली से पढ़ लिया था। मैंने उनकी
रचनाओं की बात की थी, उनकी रचनाएं बहुत जो है महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी? एक तो कलकासी थी उनकी रचना जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। गंगा लहरी थी, विष्णु लहरी, गंगा अवतरण उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। एक उद्धव शतक जो कि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ तक हमने जो है बिल्कुल डीपली से बात कर ली थी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। इसके बाद आपके एक महत्वपूर्ण कवि आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जहाँ से भी आपके 70 से 80% जो है प्रश्न आने का चांस बना रहता है। इनकी एक ही रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे आपके जो हैं कुछ छोटे छोटे कवि आते हैं, लाला भगवान दीन हैं, और अगर मैं बात करती हूँ तो कामता प्रसाद गुरु हैं, गिरिधर शर्मा नवरत्न हैं, सैयद अमीर अली मीर हैं। अब उसके बाद आपके अंत में एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट, जहाँ से आपके 100% प्रश्न आने का चांस रहता है, वो कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको हम सबसे अंत में पढ़ेंगे। क्योंकि इनको बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इनकी पढ़ने की जो अपनी क्लास रहेगी वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की जो अपनी क्लास रहने वाली है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो इसीलिए हम इनको जो है सबसे अंत में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके एक छोटे से कवि और हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही प्रताप नारायण पुरोहित, ठीक है। और आपके मोहनलाल महतो वियोगी हो गए, प्रताप सिंह बारट हो गए। यहाँ से आपके कोई प्रश्न नहीं आएगा, तो हालांकि हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं। अगर फिर भी आप लोगों की राय रहती है कि नहीं मैम आप तो कम्प्लीटली पढ़ा दीजिएगा, तो मैं बिल्कुल आपको जो है ये सब कभी पढ़ा दूंगी। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ से कोई प्रश्न आज दिन तक आया नहीं है और ना ही आगे आने के कोई चांस है। तो हम बिना फालतू का जो कंटेंट पढ़ के कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास में पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन जो पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं इनकी, वो सारी कंप्लीट पढ़ लेंगे। फिर हम बात करेंगे साथियों आपके छायावाद युग की। तो आपके देख लो लगभग अब जो है आपकी कम से भी कम आपकी साथियों द्विवेदी युग की 5 से 6 क्लासें और होने वाली हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ इसी प्रकार बने रही हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे किसी ना किसी का कमेंट आ ही जाता है कि मैम फटाफट से सिलेबस करवा दीजिए, या फिर मैम आप जो है इसी प्रकार से डीप डीप मैटर हमारे को जो है कंप्लीट करा दो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण नोट्स आप हमें इसी प्रकार से पढ़ा दो। और बहुत सारे इतने कमेंट आते हैं कि मैं किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको इसी प्रकार से एक बार में नोट्स से जो है आपके सामने खुद के हाथों से नोट्स बना के मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपके सामने, अगर आप मुझे इसी प्रकार से प्यार देते रहे और आप अगर हो सकता है मेरी वीडियो को आप शेयर कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेवे, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करवा दूंगी। और अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो कम से भी कम 50 जो है आपके मॉक टेस्ट, यानी कि आपके जो है प्रश्नोत्तरी जो है आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं 50, जिसमें आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी में एक साथ सब्जेक्ट की करवा दूंगी। फिर देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है ना। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कक्षा का, क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा मोटिवेट कर देती हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, है ना। शुरुआत करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। साथियों हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में। इनके अगर हम निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह था और माता का नाम क्या था? रुक्मणी देवी। क्या था? रुक्मणी देवी। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है साथियों कि सबसे पहला प्रश्न आपका, अगर क्रम से पूछा जाए प्रश्न के निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कवियों का क्रम के आरोही कालानुक्रम के अनुसार जमाइए, तो आपको इनका सन याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको सन याद नहीं होगा जन्म इनका, तो फिर आप कैसे ही जो है उस प्रश्न को सही कर पाओगे, है ना। तो आपको इनका जन्म बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इनके उपनाम, जो कि आपका कौन सा उपनाम है इनका, बिल्कुल मोस्ट है ना। हम बात करते हैं तो इनका उपनाम है कवि सम्राट, इनको कहते हैं किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। आधुनिक युग का सूरदास भी है जो इनको कहा जाता है किसको? अयोध्या सिंह जो है उपाध्याय हरिओत जी को कहा जाता है। और किसने कहा था इनको आधुनिक युग का सूरदास? गणपति चंद्र गुप्त जी को कहा था। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा था किनको? हरिओत जी को आधुनिक युग का सूरदास। इसके बाद हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि भी किनको कहा जाता है, तो आपके हरिओत जी को कहा जाता है। बिल्कुल आपके ये मोस्ट है, आप मोस्ट लगा लेना कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो आपके हरिओत जी को कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ आपके सामने 2 प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन सी हैं। इनकी प्रमुख अगर रचनाओं की हम बात करते हैं साथियों, तो सबके सबसे पहले आपके सामने आती हैं इनकी काव्य रचनाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। आपको बिल्कुल जो महत्वपूर्ण है मैं बता दूँगी, पहले से मैं महत्वपूर्ण लगा के रखती हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कभी मैं नहीं बता पाती हूँ कि ये कौन-कौन सी मोस्ट है पहले पूछी गई है, तो मैंने पहले यहाँ एम लिख रखा है, जो कि एग्जाम में कहीं न कहीं पूछी गई है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है पहले कहीं पूछी गई है। अब आगे हमें जो है हमें बिल्कुल इन्हीं को ही याद रखना है। हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचना है कृष्ण शतक, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1882 ईस्वी। उसके बाद इनकी दूसरी रचना है रसिक रहस्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी। साथियों आपको जो है इनकी रचनाएं बिल्कुल क्रम से याद होनी ही चाहिए, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको पता है कि क्रम वाला प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि इनकी लगभग लगभग इनकी रचनाएं जो है सारी महत्वपूर्ण है, तो आपको क्रम से याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इनकी रचनाएं कौन सी होगी, कृष्ण शतक हो गई 1882 ईस्वी। एक रचना है इनकी रसिक रहस्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी। प्रेमा प्रेमाम्बु वारिधि, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1900 ईस्वी। प्रेमाश्रु श्रवण, प्रकाशन वर्ष कितना है 1901 ईस्वी। एक रचना है इनकी प्रेमाम्बु प्रवाह, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1901 ईस्वी। ये कृष्ण शतक का जो है सातवीं रचना पहले पूछी गई है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, और रसिक रहस्य भी जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक रचना है इनकी प्रेम प्रपंच, जो कि पहले पूछी गई है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1901 ईस्वी। अगली रचना है इनकी प्रेम पुष्पहार 1906 ईस्वी। ये हालांकि पहले पूछी नहीं गई है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक रचना है इनकी उद्बोधन, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1906 ईस्वी। अगली रचना है काव्योपवन, प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। प्रिय प्रवास, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ये तो काफी बार पूछी गई है, कम से कम जितने एग्जाम होते हैं, अगर यहाँ से प्रश्न आया है हरिओत जी में से, तो आपको प्रिय प्रवास रचना का प्रकाशन वर्ष जरूर पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये रचना किसकी है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रिय प्रवास रचना किसकी है, हरिओत जी की, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1914 ईस्वी। बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली रचना है कर्मवीर, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1916 ईस्वी। इसके बाद अगली रचना है ऋतु मुकुर, प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी। चुभते चोपदे, प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, जो कि आपके महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी, चुभते चोपदे, है ना। पद्म प्रसून बिल्कुल पहले पूछी गई है, 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बोल चाल रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1928 ईस्वी। एक रचना है रस कलश, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1931 ईस्वी है। और चोखे चौपदे हैं 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, तो आपको याद रखनी है चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, दोनों रचनाएं किसकी हैं, आपके हरिओत जी की हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। और पहले ये दोनों पूछी गई हैं, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से फिर से ध्यान रखना है कौन सी, चुभते चौपते बिल्कुल मोस्ट है, पदम प्रसून बिल्कुल मोस्ट है, और आपके चौके चौपते बिल्कुल भी मोस्ट है। रस कलश वेरी वेरी मोस्ट है, पहले पूछी गई है। एक रचना है इनकी फूल पत्ते, जो प्रकाशन वर्ष कितना है 1935 ईस्वी। कल्पलता रचना का जो है प्रकाशन वर्ष कितना है 1937 ईस्वी। पारिजात पहले पूछी गई है, वेरी वेरी मोस्ट है, तो साथ ही 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और ग्राम गीत वेरी मोस्ट है, पहले पूछी गई है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है प्रकाशन वर्ष कितना है इसका 1938 ईस्वी। एक रचना है इनकी बाल कवितावली 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो हरिओत सत्सई इनकी रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1940 ईस्वी। वैदेही वनवास रचना इनकी बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, जिसका प्रकाशन वर्ष अगर आपको 1940 दिखे तो 40 सही है, और 41 दिखे तो आपको 41 भी सही मान लेना है, ठीक है। एक रचना है इनकी मर्म स्पर्श, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है बिल्कुल नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। एक बार फिर से आप फटाफट से जो है इन रचनाओं का जो है आप बिल्कुल क्या कर लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इनकी रचनाएं कितनी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद होनी जरूर चाहिए।
मैं एक बार नहीं 10 बार रिपीट करवा सकती हूँ, बस याद आपको होनी चाहिए। एक बार रिपीट करवाऊँ थोड़ी बहुत याद होगी, दूसरी बार करवाऊंगी थोड़ा सा और ज़्यादा याद होगा, और जब 3-4 बार मैं खुद रिपीट करवा दूंगी और एक बार आप अगर इनके नोट्स बना के आप खुद पढ़ लोगे तो आपको जो है ये कंटेंट सारा कंटेस्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। देखो, नौकरी के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, एक बार नहीं तो 10 बार पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े कोई नौकरी भी नहीं लगता है ना। बहुत सारे ऐसे कहते हैं किस्मत ने साथ दिया, किस्मत भी तभी साथ देती है आजकल तो जब मेहनत करते हैं, है ना। बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती है, हाथ पैर खुद को हिलाने पड़ते हैं, अपनी जो है नींद खुद को खोनी पड़ती है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम इनकी रचनाएं पढ़ रहे थे। कृष्ण शतक, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था 1882, और बिल्कुल आपकी मोस्ट है ना। रसिक रहस्य, इसका प्रकाशन वर्ष कितना था 1899। प्रेमाम्बु परिधि, एक रचना इनकी प्रेमाश्रु श्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम प्रपंच इनकी बिल्कुल वेरी मोस्ट रचना थी जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। एक रचना है इनकी प्रेम पुष्पहार, 1906 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, थोड़ी मोस्ट है तो आपको फिर से याद रखना है। उद्बोधन हो गई, काव्य पवन हो गई, प्रिय प्रवास रचना इनकी बिल्कुल मोस्ट है, आपको जो है मैंने ऐसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि है ना ये मोस्ट है तो आपको मोस्ट के तरीके से आपको याद रखना ही है। ठीक है। एक रचना है इनकी करमवीर, ऋतु मुकर, चुपदे चौपदे, परम जो है पदम प्रसून, और बोलचाल, रस कलश, चोखे चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, पारिजात, ग्राम गीत। साथियों, इसमें से अगर मैं बात करती हूँ तो आपको चुभते चौपते, पदम प्रसून, और आपके अगर मैं बात करती हूँ रस कलश हो गई, चोखे चौपते हो गई, कल्पलता, पारिजात और ग्राम गीत, ये रचना तो इनके आपको सन भी याद होने चाहिए और इन रचनाओं के आपको नाम याद होने चाहिए कंटेस्ट, तभी आप एग्जाम में प्रश्न जो है सही कर पाओगे, है ना। बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके वैदेही वनवास, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, जैसे आपके ग्राम गीत, पारिजात, वैदेही वनवास और आपके प्रिय प्रवास, इन रचनाओं को जैसे आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको जरूर ये वाली रचनाएं आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। तो हरिओध जी के उपन्यास की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनका एक उपन्यास है प्रेम कांता। कौन सा? प्रेम कांता, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1894 ईस्वी। कितना है प्रकाशन वर्ष? 1894 ईस्वी। एक इनका जो है उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, और वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट कितनी बार पूछा गया है इनका उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1899 ईस्वी। और अगर मैं बात करती हूँ अध किला फूल, ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1907 ईस्वी। और अगर मैं बात करती हूँ अगला उपन्यास है इनका वेनिस का बाका, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1910 ईस्वी। और ये जो उपन्यास है साथियों, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद इसमें दिया हुआ, किसमें? आपके वेनिस का बाका नामक उपन्यास में। और ये जो उपन्यास है एक अनुदित नाटक है, कौन सा? आपके वेनिस का बाका, जो कि आपके शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है। ठीक है। तो आपको उपन्यास में कौन कौन से महत्वपूर्ण याद रखने हैं? बिल्कुल, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और अध किला फूल 1907 ईस्वी, ये दो तो आपको जो है कंठस्थ याद होने ही चाहिए, ये दो तो इनके वेरी वेरी मोस्ट जो है उपन्यास हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे साथियों इनकी आलोचनात्मक रचना कौन सी है, जो कि एक रचना है। इससे पहले हमने एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म हमने देखा था, कब हुआ था? 1865 में। और कहाँ हुआ था? निजामाबाद में। उसके बाद मुख्य बात हमने पढ़ी थी, इनको जो है उपनाम क्या है इनका? खड़ी बोली, हिंदी के प्रथम महाकवि भी इनको कहा जाता है, और आधुनिक युग का सूरदास भी इनको कहा जाता है। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है। इसके बाद हमने इनकी रचनाएं देखी थी, उपन्यास हमने देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकी आलोचनात्मक रचना कौन सी है। तो साथियों वो रचना है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। कौन सी? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1930 ईस्वी, है ना। इनकी अगर हम संपादित रचना की बात करते हैं तो कवि वचनावली, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1916 ईस्वी। और बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, पहले पूछी गई है कि कवि वचनावली जो रचना है ये किनकी है, तो आपके हरिओध जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1916
ईस्वी, है ना। यहाँ तक आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके महत्वपूर्ण कवि मैंने सारे करवा दिए हैं, और मैंने कितनी बार कहा है कि आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं, इसमें आपको अच्छे से याद रखने हैं, जहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं जो हैं लगभग 90% जो है आने की संभावनाएं रहती हैं। और उन कवियों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से जो है आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके इम्पोर्टेंट है, राय देवी प्रसाद जो है आपके बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है आपके। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मैथिली शरण गुप्त जी आपके मोस्ट है, रामनरेश त्रिपाठी मोस्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके श्रीधर पाठक मोस्ट है, नाथूराम शर्मा शंकर आपके जो है कवि बिल्कुल मोस्ट है आपके, जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी मोस्ट है ना। और अगर मैं बात करती हूँ आपके, तो रामचरित उपाध्याय थोड़े बहुत मोस्ट, बाकी ज़्यादा मोस्ट नहीं है ना। तो आपको कम से कम इन कवियों को तो अच्छे से याद करना ही पड़ेगा डीपली से। अब आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर पर इनके नाटक कौन कौन से हैं हरिओत जी के। तो सबसे पहले इनके मैं बात करती हूँ, तो इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय। कौन सा? प्रद्युम्न विजय, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1893 ईस्वी, है ना। कितना है? 1893 ईस्वी। और नाटक है एक इनका, वो है रुक्मणी परिणय। दोनों नाटक इनके महत्वपूर्ण है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है रुक्मणी परिणय का? 1894 ईस्वी। और प्रद्युमन विजय का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1893 ईस्वी। बिल्कुल दोनों वेरी वेरी मोस्ट है। प्रद्युमन विजय 1893 और रुक्मणी परिणय 1894। ठीक है, दोनों याद हो जाएंगे, बिल्कुल सरल है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं इनकी विशेषता, नाटक की विशेषताएं कौन जो है क्या है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नाटक की विशेषता, नहीं साथ ही ये रचना, इनकी रचनाएं थी, उनकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये आती है कि इनकी रचना है कृष्ण शतक और रस कलश। ये दोनों रचनाएं जो है आपकी ब्रज भाषा में रचित हैं, बाकी शेष सभी रचनाएं जो है इनकी वो खड़ी बोली में रचित हैं। कौन कौन सी? अगर मैं बात करती हूँ तो कृष्ण शतक रचना इनकी और रस कलश रचना इनकी जो है ब्रज भाषा में रचित है। और शेष बाकी सभी रचनाएं जो है इनकी कौन कौन सी? रसिक रहस्य, प्रेमांधु वारिधि, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्य पवन, प्रिय प्रवास, करमवीर, ऋतु मुकर, चुपते चौपदे, पदम पदम प्रशुन, बोलचाल, और आपके चौके चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, पारिजात, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिओत, सत्सई, वेदई वनवास और मर्म स्पर्शी सब जो है आपके किसमें? खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है। आपको याद रखना है कि कृष्ण तक और रस कलश रचनाएं जो है आपके ब्रज भाषा में है। तो प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने आएगा कि हरि निम्न में से हरिओत जी की रचनाएं जो है ब्रज भाषा में रचित हैं। 3 आपकी खड़ी बोली की आएगी और एक आपकी ब्रज भाषा में रचित जो रचना है वो आएगी, है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रस क्लस रचना जो है इनकी, ये रीति ग्रंथ है। नायिका भेद का इसमें चित्रण हुआ है, ऋतु वर्णन से ये संबंधित है। इसमें नायिकाओं के नाम नवीन दृष्टिकोण से रखे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने, तो देश प्रेमिका हो गई, जातीय प्रेमिका हो गई और लोक सेविका हो गई, है ना। और अगर हम बात करते हैं, हालांकि इतना डीपली आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें जो है इतना डीपली याद करना पड़ता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पेपर का लेवल जाने कहाँ से पूछा जाता है हमें कुछ पता नहीं रहता है ना। फिर एग्जाम में बैठने के बाद याद आता है कि खास इतना लेवल और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। इसलिए पहले ही मैंने एडवांस में आपको इतना लेवल करवा दिया है। इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। इसमें 7 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें आपके अगर मैं 7 छंदों की बात करती हूँ, 7 तरह के छंदों की, तो द्रुत विलंबित हो गया, मालिनी हो गया, मंदाक्रांता हो गया, वंशस्थ हो गया, सिक्रिणी हो गया, वसंत तिलका हो गया, और अगर मैं बात करती हूँ शार्दुल विक्रीडित विक्रीडित हो गया। ये 7 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है किसमें? प्रिय प्रवास में। बिल्कुल वेरी मोस्ट है। आपको इनकी तो आपको विशेषताएं बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। अगर हम इसमें सर्ग की बात करते हैं, तो कुल सर्ग कितने इसमें साथियों? 17 हैं। बिल्कुल मोस्ट है, आपको याद रखने हैं, है ना। इसमें राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया। किसको? राधा को, है ना। बिल्कुल याद रखना है कि इसमें राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। और कृष्ण के बचपन से मथुरा गमन की कथा तक का इसमें वर्णन है। किसमें? आपके प्रिय जो है ये रचना कौन सी? प्रिय प्रवास। इसमें आपके जो है कृष्ण के बचपन से मथुरा गमन तक की कथा का इसमें वर्णन किया गया है।
हरिओद ने भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। किसको? प्रिय प्रवास रचना है, इसको हरिओद जी ने क्या कहा था? भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य भी कहा है। और नगेंद्र जी ने क्या कहा था? प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम, रति नहीं प्रेम है। ठीक है, ये किसने कहा था? नगेंद्र जी ने कहा था। इस रचना के लिए हरिओद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल मोस्ट है कि किस रचना के लिए जो है हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके प्रिय प्रवास है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1914 ईस्वी, है ना। प्रिय प्रवास में जितना सुंदर वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार का है, उतना ही सुंदर वियोग वात्सल्य का भी है। ठीक है, अगली रचना है इनकी एक बिल्कुल मोस्ट है, वैदेही वनवास। ये भी आपके मोस्ट है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1940 ईस्वी। ये जो है साथियों वैदेही वनवास प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग की अगर हम बात करते हैं तो कितने? 18 हैं। और आपके प्रिय प्रवास में कितने हैं? तो 17 हैं। ठीक है, कथानक का आधार क्या है? इसमें वाल्मीकि रामायण है। इसमें सीता के निर्वासन की कथा का इसमें चित्रण किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी पंक्ति है कौन सी? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये किसके द्वारा कही गई है? तो आपके हरिओद जी के द्वारा पंक्ति कही गई है। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है पंक्ति। अगर आपको पूछी जाए तो आप बता सकते हो किसकी पंक्ति है? हरिओद जी की पंक्ति है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगली रचना है इनकी पारिजात, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनकी हम जो है विशेषताएं बिल्कुल डीपली से देख रहे हैं। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1937 ईस्वी। यह भी जो है साथियों आपके एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कौन सा? पारिजात। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1937 ईस्वी। कुल सर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने हैं? 15। वैदेही वनवास में कितने हैं? 18। और आपके प्रिय प्रवास में कितने हैं? तो 17। बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। आध्यात्मिक विषयों का चित्रण और धार्मिक विषयों का इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, चुभते चौपदे एवं चौके चौपदे नामक इनकी जो दो रचनाएं हैं, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यंग्य प्रधान मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। बोलचाल की हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। बिल्कुल मोस्ट परिवार जो है विशेषता, खड़ी बोली का सरल रूप प्रस्तुत करने के लिए इनकी रचना की गई थी, है ना। और अगर हम इनकी अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं साथियों हरिओद जी की, तो अगर हम इनकी अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हरिओद जी को 2 बार साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाए गए थे, रहे थे, है ना। ठीक है, हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काल संग्रह कौन सा था? निहार, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा का जो है एक संग्रह है, काव्य संग्रह निहार, बिल्कुल 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है इनका ये। तो हरिओद जी ने महादेवी वर्मा के प्रथम काल संग्रह निहार 1930 ईस्वी की भूमिका लिखी थी, है ना। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हरिओद ने ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखा था, खड़ी बोली का सरल मानक रूप प्रस्तुत करने के लिए। साथियों ये हो गए आपके हरिओद जी कंप्लीट, है ना। अब हम शुरू से एक बार इनको फटाफट से शुरू से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। फटाफट से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आप अगर अंत में रिवीजन कर लेते हो तो आपका ही खुद का बेनिफिट है साथियों। और अगर जिन लोगों ने अभी तक या फिर जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट आपका ही होने वाला है। लॉस मेरा नहीं है, लॉस आपका रहेगा, क्योंकि इतने डीपली नोट्स आज दिन तक कोई भी जो है यूट्यूब पर नहीं करवा रहा है। क्योंकि मैंने मेरी मेहनत से अलग अलग प्रकार की रामचंद्र शुक्ल जी की बुक मैंने खरीदी थी, गणपति चंद्र गुप्त जी की बुक मैंने खरीदी थी। और ये बुक मेरे पास कम से कम लगभग 4 साल 5 साल से मेरे पास ये बुक है, और इनसे मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है बुक्स में से नोट्स छटनी करके, और आप लोगों के लिए इतने सुंदर सुंदर लिखना। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना सुंदर सुंदर लिखना। तो आपको पता है मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को जितना हो सके अपने साथी लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। महत्वपूर्ण इनकी हम बात ही करते हैं कि इनके कौन कौन से फैक्ट जो महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं, है ना। इनका जन्म याद रखना है 1865 ईस्वी। इसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट है इनका, आधुनिक युग का सूरदास इनको कहा जाता है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि भी इनको ही कहा जाता है। रचनाएं आपको इनकी मैंने बता दी कि महत्वपूर्ण आपको कौन सी याद रखनी है। कृष्ण शतक हो गई, रसिक रहस्य हो गई, और आपके प्रेम प्रपंच आपको याद रखनी है। प्रेम पुष्पहार, बिल्कुल मैंने जहाँ जहाँ एम लगा रखा है आपको याद रखनी है। प्रिय प्रवास, करमवीर, चुभते चौपदे, पदम प्रसून, बोलचाल, रस कलश, चौके चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, पारिजात, ग्राम गीत,
वैदेही, वनवास और मर्म स्पर्श, ये तो आपको जो है कंठस्थ याद होनी चाहिए। और उपन्यास मैंने बताया था साथियों कि ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल बिल्कुल दोनों महत्वपूर्ण है और आपको याद होने ही चाहिए, और इनके सन सहित आपको याद होना जरूरी है। आलोचनात्मक रचना इनकी आपको याद होनी चाहिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। संपादित रचना इनकी एक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कवि वचनावली, और इसका प्रकाशन वर्ष पे कितना है, 1916 ईस्वी। नाटक दोनों आपको याद होने चाहिए, प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय, है ना। ठीक है। बाकी इनकी जो रचना की विशेषता है बिल्कुल आपको मैंने डीपली से करवा दिया है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की अपनी जो वीडियो है, क्लास है, होती है यहीं ख़त्म। और अगर मैं बात करती हूँ कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपके अगर मैं बात करूँ, आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपके हरिओत जी को। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नाथूराम शर्मा शंकर जी को, और बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण कवि हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, ये भी आपको जो है बिल्कुल डीपली से करवाऊंगी। आपकी कम से भी कम 30 मिनट की क्लास आपकी इनकी होने वाली है, किसकी, नाथूराम शर्मा शंकर जी की। उसके बाद आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, वो है आपके कौन से साथियों, मैं बात करती हूँ तो आपके मैथिली शरण गुप्त जी। कौन से, मैथिली शरण गुप्त जी। और बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, एक क्लास में हम एक दिन करेंगे, कम से कम आपके 1.5 घंटे की क्लास जो आपकी है मैथिली शरण गुप्त में चली जाएगी। तो उस दिन हम बिल्कुल इनको डीपली से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में ऐसे ही कंप्लीट करवा दूंगी। तो ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद।